सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अफवाहें, क्या सराइयां, दावे और पेशगोइयां इस वक्त जो बन पर हैं। ये खबरें, ये तैयारियां बताती हैं कि पसे पर्दा कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक खबर था, आज इससे बड़ा खड़ाक है। सब लीगियों को मुत्तहिद करके नई मुस्लिम लीग के जन्म की पेशगोइयां हैं। नून लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से सामने आने वाला यह आइडिया अमली रूप धारता है या नहीं, लेकिन आसार है कि हुकूमत को टफ टाइम देने वालों को खुद मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। सियासत की इस मुश्किल को छोड़ें, असल मुश्किल इस वक्त अवाम को दरपेश है। इक़्तिदार में आने से पहले दो नहीं एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नारा था, लेकिन इक़्तिदार के बाद इसकी सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आती। आज की ही खबर मुलाहिजा करें। वज़ीर आज़म के मुआवने एहतसाब शहजाद अकबर कह रहे थे कि पंजाब में आटे का कोई बहरान है ही नहीं। आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में मिल रहा है, लेकिन यह सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि इस वक्त भी आटे का बहरान है। आटे का 20 किलो का थैला ब्लैक में 1080 रुपए से लेकर 1170 रुपए तक मिल रहा है। यह है दो नहीं एक पाकिस्तान। दूसरी मिसाल मुलाहिजा फरमाएं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का आज का बयान है कि इस वक्त बिजली की कोई कमी नहीं, कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। हकीकत क्या है, मुलाहिजा फरमाएं कि कराची में आज की बारिश ने बिजली की गैर एलानिया बंदिश अपनी इंतहाओं पर है। के इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि शहरी आज की रात बिजली के बगैर गुजारें। पूरे मुल्क में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। वज़ीर तवानाई को या असल सूरत हाल का पता नहीं, या फिर वो भी सफेद झूठ बोल रहे हैं। यह है दो नहीं एक पाकिस्तान। उमर अयूब ने आज ये राज भी खोल दिया कि हुकूमत पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे टैक्स ले रही है। 100 रुपए के पेट्रोल पर इतना टैक्स, इसे इमरान खान खुद जुल्म करार देते रहे हैं, लेकिन आज इन्हें यह जुल्म नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल, चीनी, आटा, एक के बाद एक बहरान से अवाम परेशान है और बकौल उमर अयूब के वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। क्या यह है दो नहीं एक पाकिस्तान? आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है बाबर डोगर साहब और यूनुस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और इनको हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनको हम साबिक लीगी रहनुमा कहें या अभी ये नून लीग में है। यूनुस साहब, ये बताएं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है और आपके एक बयान ने तहलका मचा दिया है कि तकरीबन 40 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होना चाह रहे हैं। आप अभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं या नहीं? सामा साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया अपना मौका बयान करने का। जी सामा साहब, इस वक्त मैं पीटीआई का अदला सा कारकुन हूँ, ठीक है जी। इमरान खान की आवाज के ऊपर मैंने लब्बैक कहा है, ठीक है जी। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये मैं एक लफ्ज बोलता हूँ। आवाज आ रही थी मेरी आपको? जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो जी जी, एक एक लफ्ज हम सुन रहे हैं। हाँ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मसला है, मेरे घर में का एमपीए है, ठीक है जी, अशरफ अंसारी जी, आपके ठीक है जी। वो मुझसे छोटा है, वो अभी नून लीग में है। और ये जब मैंने नून लीग को छोड़ा था, मैंने तकरीबन 17 में नून लीग को छोड़ दिया था, ठीक है जी। और मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा इधर गुजरांवाला में एमए का जी, ठीक है जी। तो अभी ये मेरे हम ख्याल लोग जो हैं, जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो आप इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि पाकिस्तान एक बनेगा कि पाकिस्तान दो हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक ही बनेगा। वक्त लगेगा, जिस तरह मतलब 30 साल दास्तान है तहीने इंसानियत की। ये लफ्ज मेरा नोट कर ले, तहीने इंसानियत हुई है 30 सालों में, ठीक है जी। इधर टिकट महंगा बिकता रहा, इंसान सस्ता बिकता रहा, ठीक है जी। टिकट की वैल्यू थी, इंसान की वैल्यू नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला ये 40। अच्छा, ये बताएं यूनुस साहब, कितने लोग हैं आपके साथ जो मुस्लिम नून से भी ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, हमारे पास मतलब जो मेरे हम ख्याल साथी हैं, क्योंकि मैं इस जमात में रहा हूँ, ठीक है जी।
और जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, वो तादाद अब 40 से बढ़ चुकी है। अच्छा, आपके भाई भी इसमें शामिल हैं क्योंकि 6-7 लोग तो मिल चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब से कई दफा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली मुलाकात मेरे साथ ही इन 11 बंदों ने मेरे साथ ही की थी इस्लामाबाद में पीएम साहब से, ठीक है। तो अब ये तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है। अब ये टिकट का दौर पाकिस्तान से गुजर चुका है। साहब साहब, मैं तो आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप भी कौम को ये बात बताएं कि इंसानों की कदर होती है, टिकटों की कदर नहीं होती। यूनुस साहब, आपके भाई अशरफ अंसारी जो थे वो नून लीग से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तो क्या उन्होंने भी टिकट खरीदा था, पैसे दे के खरीदा था? ये कभी जरूरत पड़ी तो मैं साबित करूंगा, मेरे पास चीजें सारी मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन चले हमें बता दें कि कितने में खरीदे था, कि क्या रेट चल रहा था उस वक्त, कितने पैसे ये बटोर रहे थे, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर पैसे देके टिकट दिए जा रहे थे तो ये जो कहते कि हमने धेले की करप्शन नहीं की। शंगा मंगा का दौर, इसके लिए तो आप 2 दिन से मेरे से प्रोग्राम करें तो मैं इंशाल्लाह ताला 2 मिनटों के साथ एक लफ्ज के साथ कि इस मुल्क के जो रोड है ना जी, इनके रोडों के एनओसी इशू हुए हैं, ठीक है जी। मेरे मुल्क को बेचा गया 3 साल में। तो यूनुस अंसारी साहब, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी या इन लोगों की भी बात में होगी? किस तरह से मामला? यूनुस साहब, आपने एक खबर दी है, अभी तक तासुर ये था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी मुलाकातें सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से हुई। आपने कहा कि आपने उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से भी करवाई है, क्या ये ठीक है? जी, वो बिल्कुल, वो खबर टीवी के ऊपर आपके मौजूद है। आज से तकरीबन 8-10 माह पहले इमरान खान साहब से हम मिले थे, ये साथी मेरे साथ थे। इनकी जो हल्के की मजबूरियां थी उनके हल के लिए मैं इनको लेकर गया था और पीएम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी आवाज सुनी और इनके हल्कों के काम छोटे मोटे जो मतलब ये नुमाइंदे जो होते हैं ये किसी लीडर के नहीं होते सर, ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं। टिकट क्या है, ठीक है जी। मतलब मैं लेकिन नून लीग कहती है जी नवाज शरीफ के नाम पर टिकट मिलता है, नवाज शरीफ के नाम पर वोट नवाज शरीफ का मिलता है। गुजरांवाला की सर मैं मिसाल देता हूँ, ये आप लिख लें और नोट कर लें। मैं अशरफ अंसारी की मिसाल दे रहा हूँ कि अशरफ अंसारी के पास टिकट था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन इधर इनके जो करता धरता थे मुस्लिम लीग के खुरम दस्तगीर वो अशरफ अंसारी के खिलाफ था। असमान इब्राहिम अंसारी जो हमारी बरादरी का था वो खिलाफ था और अशरफ अंसारी के खिलाफ थे। अशरफ अंसारी ने नून लीग का वोट नहीं लिया। अशरफ अंसारी की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वर्थ है। लेकिन मैं एक बात असामा साहब आज आपके से कौम को बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया कि पाकिस्तानी कौम की इज्जत होगी। 65% लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट है, इमरान खान साहब माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ रहे हैं। केपीके में जब भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये देखिए ये मेरे बंदे खरीद रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो अब वो खुद फॉरवर्ड ब्लॉक से मिल रहे हैं, ये अजीब तजाद नहीं है? मैं इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा जी। मैं कुरान के ऊपर हलफ हटा के ये बयान देता हूँ कि ये जितने बंदे गए सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हमदर्दी के लिए इमरान खान से मिले हैं। ये अपने जो हलाल की कमाई उसमें से खर्च करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो नून लीग को पालते रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। यानी नून लीग को फंड करते रहे बंदे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार घराने हैं। लेकिन अभी तो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की बात होने लग गई है। आप फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में बना रहे हैं, यहाँ तो बात हो रही है कि जी मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनने लगी है, नून लीग भी ताफ लीग भी साथ आ जाएगी, सिंध से फंक्शनल लीग भी आ जाएगी, दूसरे लोग भी आएंगे। मैं बिल्कुल असामा साहब मैं इसके बिल्कुल नून जो है ना जो मुस्लिम लीग है ये हर पाकिस्तानी का असासा है। ये एक नून या जीन का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का असासा है। मुस्लिम लीगी आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे कायद जो मुस्लिम लीगी थे। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग के उसका सरबराह कौन होगा जी? लेकिन ये लीड अब उम्मीद है कि हमारी ये अशरफ अंसारी ग्रुप जो है ना ये लीड। अच्छा यूनुस साहब, आप बता सकते हैं कि ये जो आपने 40 लोग बताए हैं ये कौन से बड़े बड़े नाम इनमें कौन से हैं और कब ये सारे मंदिर यहाँ पर आएंगे?
सर ये जब मेरे मुल्क को जरूरत होगी और इंशाल्लाह ताला आप जैसे ज़हीन लोग जब चाहेंगे, ठीक है जी, कि मतलब इन वाकई ये हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये लोग वाकई आप ये पहले तो हमारा बायोडाटा इकट्ठा करें कि ये अंसारी बरादरान जो है ये कौन है, क्या ये बिकने वाले हैं या ये मतलब कोई कमीशन खाने वाले लोग हैं। हमारा घर भी 30-35 साल से सियासत में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े दौर देखे हैं, ठीक है जी, लेकिन अल्लाह की तरह हमारे खानदान के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्जर नहीं है। अच्छा, अभी लाइफ अगर आपके साथ होता तो मेरे पास फैले पड़ी हुई है गुजरांवाला की, कि गुजरांवाला की सियासत में और फैसलाबाद की सियासत, ये 5 जिलों की तो नून लीग पार्टी है सारी। लेकिन अभी जी अभी एक और दावत भी हुई और तो उसमें ये कहा गया कि 30 लोग लाएंगे डाहा साहब, लेकिन वो कहते हैं जी 6 से ज्यादा ला सके। नून लीग कह रही है कि जी वो फ्लॉप हो गया वो डिनर, 30 लोग उन्होंने कहा था, उस्मान बुज़दार ने उनको टास्क दिया था। नून लीग वाले जो मैं उनकी मिसाल तो ऐसे देता हूँ, ये वो डिनर सेट है जिनकी प्लेटें लंदन में है, सिर्फ चमचे इधर है, ठीक है जी, तो चमचों से पेट नहीं भरता, ठीक है जी, इनको पता ही नहीं है इनके साथ मतलब जो इज्जतदार लोग हैं वो इनको छोड़ गए हैं, ठीक है जी, जो मुल्क की खातिर काम करने वाले लोग वो तो लोग मतलब मेरे साथ है माशाल्लाह, हमने 30 साल इनके साथ पॉलिटिशियन की है, मतलब मुझे पता है कि कौन कौन से लोग इज्जतदार और अपने वकार के साथ जिंदगी अपने अपने हल्कों में अपना अपना काम करवाना और दोस्तों की इज्जत एहतराम कराना, वो तादाद ज्यादा है, मतलब जो 35-40 की तो बात चली अब तो उससे बढ़ चुकी है इंशाल्लाह ताला। और जब मेरे कायद इमरान खान और मुल्क को जरूरत होगी तो ये फॉरवर्ड बला की ये जो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की अब बात चल निकली है कि जी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, नून लीग के कई लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी इस तरह हो सकता है, तो वो तो कह रहे हैं कि लीडर सिर्फ नवाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता मुत्तहिदा मुस्लिम लीग को। अच्छा असाबा साहब, मेरे पास ऐसी कोई इतराज नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो हशर 30 साल में तौहीने इंसानियत हुआ है, 30 साल मैं कहता हूँ तौहीने इंसानियत हुई है, ठीक है जी, मतलब इंसान की कदर कीमत कम थी, ये चंद लोगों की मतलब करोड़ों लोग जो है इस मुल्क में भूखे मरे हैं और चंद लोग हैं उनके पास इतना पैसा आ गया, मतलब मेरे पास ये सारे बात ही, तो हम तो ये एक कौम की और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और ये साथी यूनुस साहब एक मिनट, यूनुस साहब ये जो लोग हैं ये 10 साल नवाशी शबाशी के साथ रहे जब वो इख्तिदार में थे। अब मुझे ये बताएं कि अब क्या नून लीग की पॉलिसी से खिलाफ है? अगर जब वो करप्शन कर रहे थे इख्तिदार में तो वो तो उस वक्त भी नजर आ रही थी, उस वक्त तो कोई नहीं छोड़ के गया। क्या ये डेवलपमेंट फंड्स की वजह से आ रहे हैं? क्या ये नून लीग के से अगर इख्तिलाफ है तो वो किस नोयत का इख्तिलाफ है जिसकी वजह से ये उसको छोड़ रहे हैं? इसकी तो वजाहत कर दें, क्यों छोड़ रहे हैं? 10 साल इख्तिदार में उनके साथ रहे हैं। मैं सर बिल्कुल वजाहत कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मिसाल देता हूँ, किसी और की क्यों नहीं हुई, ठीक है जी। 1987 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो मेरे भाई चेयरमैन बल्दिया कामों की, ठीक है जी, चौधरी नजीर हुसैन, ठीक है जी। तो उसके बाद ये अशरफ अंसारी मेरा भाई जो उधर नाज़िम बना, उस वक्त हम नीचे थे, जब हम ऊपर पॉलिटिशियन में आए तो तब हमें पता चला कि ये क्या क्या मतलब पहले हम कहते थे कि सिर्फ MP MLA खाता है, ये सारा चाहता। हम इनके पास पहुंचे, मैं हमजा से खुद मिलता रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकातें रही हैं। मुझे जब पता किसी को जब पता चलेगा ना जी, ठीक है जी, तो मेरे पास तो वो भी चीजें हैं कि इनके एजेंट मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड है जो मतलब गुजरांवाला में जो करते रहे हैं, मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड है जो फैसलाबाद में जो करते रहे हैं। क्या ये पैसे लेते थे? जो ये जो बातें करप्शन की हैं, ये आपके सामने भी, ये शहबाज शरीफ पर इल्जामात, नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात, ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप कहते हैं सब सच है? ये करते थे, पैसा लेकर बाहर भिजवाते थे, लोगों से भी पैसा लेते थे? ये तो मैं गुजरांवाला से बंदा दे सकता हूँ जो इनकी टीचियां लगाने वाला और इनके बंदे जो है ना मतलब पाकिस्तान के बंदे जो आगे फरोख्त करते थे, ये मतलब एक माफिया था ये। अच्छा, बिल्कुल मैं तो अपनी जान के ऊपर खेल के मैंने पाकिस्तान को बचाना है, मैंने पाकिस्तानी अवाम को बचाना है, यही मेरा मकसद है।
ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला इसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा, मेरे साथियों को जाना पड़ा, हम जाएंगे। नून लीग तो सारी साहब मेरा सवाल ये है कि जो लोग नून लीग छोड़ के पीटीआई में आ रहे हैं, नून लीग से बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? अगर वो डेवलपमेंट फंड की तरफ नहीं जा रहे तो बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? बुनियादी इख्तिलाफात ये है कि ये जो जब शहबाज शरीफ और आशिक बंदों को ट्रीट जानवरों की तरह करते थे, मुलाकात का टाइम नहीं देते थे, लोग 6-6 घंटे हाथ बांध के एमपीएमए में खड़े रहते थे। और कुछ लोग थे, मतलब मैंने आपको सच्ची बात बताई है कि टिकट की अहमियत बन गई थी। ठीक है जी, इंसान की अहमियत इन लोगों ने खत्म कर दी थी। ये बात यह था ना जी ये, ठीक है जी। तो हमारा तो मिशन है कि इंसान की कीमत होनी चाहिए, इंसान की कदर होनी चाहिए, इंसान की जो है ना वो गुडविल होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक बंदे का मोनोग्राम आप दे दें, ठीक है जी, वो जिसके हाथ में मर्जी हो, ठीक है जी, ये तो इंसाफ नहीं है। चले जी, तो अगर पाकिस्तान की सर एक सेकंड, पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। अच्छा। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा, फूलेगा और पाकिस्तान दुनिया के ऊपर एक मजबूत मैशियत बनने जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यूनुस अंसारी साहब, आपने सुन लिया। उनका दावा है कि तकरीबन 40 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, और जब वक्त सारे सामने आ जाएंगे, अभी तक जो सामने आ चुके हैं तो कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। उनकी कई दफ़ा मुलाकात उस्मान बुज़दार साहब से भी हो चुकी है, और दूसरी तरफ ये बातें भी हो रही हैं मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की। लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो बातें यूनुस अंसारी साहब भी कर रहे थे करप्शन की, अब उसमें एक डिटेल एक बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी दिलचस्प भी है। एक साहब है जी मंजूर पापड़ वाला। अब आप कहेंगे कि इनकी क्या अहमियत है? ये इतने ज़बरदस्त आदमी है मंजूर पापड़ वाला साहब कि इन्होंने, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि इन्होंने $1,60,86,435 डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, ये मुंतकिल किए हैं शरीफ फैमिली को। पापड़ वाला, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा जी मैं बाहर से पैसे क्या भेजने थे, मैं तो आज तक सूबे से बाहर नहीं गया। अब बाबर डोगर साहब, ये कहानी है, मैं तफसील साथ साथ बताता रहूँगा कि कितने पैसे हमजा शहबाज को आ रहे हैं, कितने पैसे सलमान शहबाज को आ रहे हैं, लेकिन इसका दिफा कैसे करेंगे? ये कहते हैं कि जी मेरा ख्याल है वो क्लासिक वही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात करते थे, वो कहते हैं इसमें कोई जुर्म ही नहीं है। अब अभी आपने सुन लिया, यूनुस अंसारी साहब कह रहे हैं कि गुजरांवाला में पूरा एक माफिया बैठा हुआ है कि जो लोग जाकर उनके जी इसके नाम पर जनाब टीटी मंगवा दें। आप उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, देखें मनी लॉन्ड्रिंग तो होती रही है और अनडिनाएबल, बिल्कुल दीवार पर लिखे हुए अल्फाज की तरह क्लियर एविडेंस हैं। इनके अकाउंट्स में बाहर से पैसे आए हैं, यहाँ से मुख्तलिफ लोगों के नाम पर जो इनके घरों के मुलाजिम थे, कोई मंजूर पापड़ वाला था, कोई कुछ था, इनके नाम पर पैसा यहाँ से करोड़ों रुपया बाहर गया और उसके बाद बाहर से इनके अकाउंट में पैसा वापस आया। अब राना सना साहब या नून लीग के जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो टीटीज हैं, ये तो सारे बड़े बिजनेसमैन लगाते हैं। और टैक्स उस रिक्शे वाले का है, उस ठेले वाले का है कि जिसके नाम से मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आप उससे जाके पूछें। मुझे तो सिर्फ एक सवाल, आपके कानून में टीटी लगवाना जुर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म है। अब ये कहना कि जी चूंकि सारे ही करते हैं तो हम भी करते रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं है। आप इलेक्शन लड़के आए हैं, आप शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैंने एक धेले की भी करप्शन की होगी तो मैं उसका जवाब दूँ, तो सर ये टीटीज का तो जवाब देना, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। नैब के पास क्लियर एविडेंस है, वाज़ेह एविडेंस है कि किस तरह से अरबों रुपया बाहर गया, वाइट हो गए वापस आया। उसामा साहब, बाहर से ये जो पैसे इनके अकाउंट्स में आते थे तो ये शो करते थे बाहर से इनके वर्कर्स इनको भेज रहे हैं। मेरा मतलब है पार्टी में हम सलमान शहबाज के कौन से वर्कर थे, हमजा शहबाज के कौन से थे, इनकी जो बहन थी उनके कौन से वर्कर थे जो उनको बाहर से फंड्स भेजते रहे हैं, या मसला ये है। और फिर मंजूर पापड़ वाला, उसके बाद और जितने भी लोग थे जो बेचारे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये पे मुलाजिम थे, वो लोग जो हैं वो उनके नामों पे करोड़ों रुपया गया हुआ है। 2 बंदे ऐसे थे जो डायरेक्टर थे और जिनको सैलरीज पे, जिनको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती थी, ये दोनों बंदे बैठते थे 8 क्लब रोड पे सीएम सेक्रेटेरिएट में। ये खास सरकारी शहबाज के दोस्त थे। अच्छा। और ये दोनों जो थे, एक डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स था और एक जो था वो असिस्टेंट डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स था।
अच्छा। ये 50,000 तनख्वाह ले रहा था, एक 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था। काम क्या कर रहे हैं? ये दोनों इन्होंने एक फेक कंपनी बनाई हुई थी, उस कंपनी के जरिए से शरीफ खानदान के पैसे फर्जी ट्रांजैक्शन, फर्जी कंपनी के जरिए से बाहर भेजे जाते थे और वहाँ से मनी लॉन्डर होकर वापस मंगवाए जाते थे। यानी कि वो बंदे जो इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इन्होंने उनको सरकारी ओहदे भी दिए, सरकारी गाड़ियां दी, सरकारी ऑफिसेज दिए, सिर्फ एक काम के लिए कि हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाए। अब शबाशी साहब जब नैब में जाते हैं, नैब के सामने वो सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं बच्चों से पूछें, ये जो है मसलन ये अगर पैसे मुझे आ रहे हैं सलमान शहबाज से पूछें। मुझे सर तो पता जब उनसे ये पूछा सुन... जाता है कि सर ये जो इस बंदे को जानते हैं, वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता, मैं तो आज तक मिला ही नहीं। फिर उनसे कहा जाता है कि ये देखें, ये इसके नाम पे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, फिर वहाँ से बाहर गए हैं, वहाँ से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। वो उसका शबाशी साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका वो कहते हैं नैब झूठ बोलता है, अदालत में कुछ कहता है। इस दफा भी जब जमानत के लिए गए हैं एक्सटेंशन के लिए, हमजा शहबाज से पूछें, मैं वो फिर वो एक तकरीर झाड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरे दौर में ये प्रोजेक्ट बने, मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जो दलाइल सामने रखे जाते हैं, जो सबूत रखे जाते हैं, जो कागज़ रखे जाते हैं, उनके हवाले से शहबाज शरीफ के पास कंक्रीट कोई जवाब नहीं, सिर्फ तकरीरें हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। अब ये स्टे के पीछे छपने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट जो इनको डेट मिली है वो सिर्फ टेक्निकल डेट मिली है कल। उसकी वजह ये थी कि इनके जो वकला थे वो इस्लामाबाद में थे। 23 या 25 जुलाई मुझे याद जी 23 तारीख पड़ी है वो, इसलिए कि इनके वकला ने लिख के दे दिया कि जी हम चूंकि लाहौर में नहीं है तो लिहाजा नई डेट दे दी जाए। अच्छा। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। नया के पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, एक चीज है, उसकी डिटेल जो है आप मेरा ख्याल है कि आप भी पढ़ के सुना दें। हाँ जी, ये मैं चंद नाम आपको बताता हूँ जी। 12 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ये मंजूर पापड़ वाला, अब अंदाजा लगाएं कि वो बेचारा कितना को कमा रहा होगा कि जो इनको पैसे भी फिर क्यों देगा वो बेचारा। अच्छा, मंजूर पापड़ वाला के नाम से 12 ट्रांजेक्शन्स हैं, 2007 और 2008 में हुई हैं ये। इनमें सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान के अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सलमान शहबाज को $9,07,015 जो पाकिस्तानी 6,29,75,524 रुपये बनते हैं। हमजा शहबाज को हुई है जी $1,67,980, ये $1,01,24,155 रुपये बनते हैं। राबिया इमरान के अकाउंट में $2,40,920, $1,70,83,696 रुपये बनते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये पैसे आ रहे हैं। और ये $1,60,86,435 अमेरिकन डॉलर मुंतकिल होते रहे हैं 12 ट्रांजेक्शन्स में। 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम बनती है। और फिर ये सारी शहबाज शरीफ साहब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा एक मासूमाना छोटा सा सवाल है। आपका भी सारा जुडिशल बैकग्राउंड है, मुझे सिर्फ इतना बताएं, एक शहबाज शरीफ 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, उनके अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में, ज़ाती अकाउंट्स में होती रही हैं। उनके ज़ाती अकाउंट में करोड़ों रुपया आता रहा है। उनके एसेट 21 लाख से 7 अरब तक पहुंच गए। तो उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आप बता दें कि ये आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? कौन से आपके लंदन में ऐसे बिजनेसेस थे जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा था? अगर वो बिजनेसेस थे तो उसकी डिटेल बता दी जाए। कौन से ऐसे लोग थे जो आपको इतना पैसा भेजते रहे हैं और उनके बारे में कुछ बता दें। आप, मेरा मतलब है कि इनको ये अगर इनसे ये पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। अच्छा, तो जो बंदा इक़्तिदार में रहा है क्या उसको जवाबदेही होना चाहिए? क्या उसको बताना नहीं चाहिए कि ये जो मंजूर पापड़ वाला और ये जो जितने भी सारे लोग हैं, ये इनके नामों पे जो करोड़ों रुपए बाहर जाते रहे हैं, वो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आपका और इनका कनेक्शन क्या था? आप इनको सैलरियाँ क्यों देते रहे? आप ऐसे लोग जो फर्जी कंपनियां थी और वो उसके जरिए से पैसा बाहर भेजते थे, और इनके उन लोगों को कैश में बोरियों में पैसा बैंकों में जा रहा है, वहां से बाहर जा रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है। ब्रेक का वक्त है जनाब। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत क्या कह रही है और हकीकत में लोगों का हाल क्या है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव को अब तीसरी मर्तबा कौंसलर एक्सेस देने की बात की गई है और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। क्यों ये देना ज़रूरी है? इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? दूसरी दफ़ा जब हाल ही में भी
उसकी मुलाकात करवाई गई, कौंसल एक्सेस दी गई, 2 लोग आए भारत के और वो मुलाकात किए बगैर ही भाग गए और पीछे से आवाज़ें देता रहा कुलभूषण के जी मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। अजीब वगरीब एतराज़ात लगाए गए, जी रिकॉर्डिंग ना करें, आवाज़ ना, शीशा हटाएं। फिर कहा गया जगह मुनासिब नहीं है। तो इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? अब्दुल बासित साहब साबिक़ सफारतकार हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत, आप जानते हैं इनको। अब्दुल बासित साहब साबिक़ हाई कमिश्नर भी हैं भारत में रहे। अब्दुल बासित साहब, ये जो तीसरी दफ़ा, आई थिंक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ होगा कि किसी दहशतगर्द को, और इस तरह के वाक़यात भी वैसे कम हुए हैं, कि उससे तीसरी मरतबा मुलाकात करवाई जा रही हो। क्यों ज़रूरी है ऐसा? बहुत शुक्रिया उसामा। पहले तो थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि ये सारा जो कौंसल एक्सेस का जो मामला है ये शुरू कहाँ से हुआ। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर थी कि हम जो, चूँकि कमांडर कुलभूषण जाधव जो है वो दहशतगर्द है, सिर्फ जासूस नहीं है, तो हमने जो 21 मई 2008 का भारत के साथ हमारा कौंसल एक्सेस एग्रीमेंट है, उसका अगर आप आर्टिकल 6 पढ़िए तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो इस किस्म के जो लोग हैं, इस किस्म के अफराद हैं, उनको कौंसल एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होती। भारत ने हमारा ये आर्गूमेंट तस्लीम नहीं किया और वो मई के महीने में 2018 में 17 में जब हमने इसका वर्डिक्ट सुना दिया तो वो फिर ICJ चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पे भारत फैसला ये हुआ 17 जुलाई 2019 को कि चूँकि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कौंसल एक्सेस नहीं दी, इसलिए थोड़ा बहुत इस मुकदमे का जो वर्डिक्ट है उसमें पेचीदगियाँ सी आ गई हैं। और फिर पाकिस्तान ने खुद ही प्रपोज किया कि एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन कर लें इसकी। गो के मर्सी पिटीशन का भी एक सवाल पैदा होता था, लेकिन चूँकि ICJ की जुरिस्डिक्शन में नहीं था कि वो इस कोर्ट फैसले पे फैसला करती, को मिलिट्री कोर्ट के फैसले पे उनकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ कौंसल एक्सेस की हद तक थी अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ 1963। तो अब हमारे लिए ये था कि हमने कौंसल एक्सेस भारत देनी है। मुझे थोड़ा सा मैं कदरे थोड़ा सा परेशान हूँ इस वजह से कि कल जो हमने कौंसल एक्सेस दी है कुलभूषण भारत के यहाँ पे जो हाई कमीशन के लोग हैं, हमें चाहिए था कि हम पहले से डिटेल्स जो हैं उसकी वर्कआउट कर लेते कि कौंसल एक्सेस किस तरह होगी, कुलभूषण जाधव कहाँ बैठेगा, ये लोग कहाँ बैठेंगे, किस तरह हमारी तरफ से कौन लोग मौजूद होंगे। तो ये पहले से डिटेल्स तय होना बहुत ज़रूरी था मेरे नुक्ता नज़र से। मेरा ख्याल में उस पर थोड़ा बहुत हमने नहीं कर पाए और कल भारत ने जो कौंसल एक्सेस हमने कल दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने आज फिर ये फैसला किया कि हम सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं उनके बगैर कौंसल एक्सेस देने को तैयार हैं दोबारा। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो ICJ की जो वर्डिक्ट है उसको सही मानों में उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि कोई सुकम बाकी ना रह जाए। और यही मेरा ख्याल मकसद है, क्योंकि अब क्योंकि ऑर्डिनेंस भी इशू किया था हमने मई के महीने में, ताकि जो हाई कोर्ट है उस पर वो अपनी अपील रिव्यू के लिए दायर कर सके। अब हमारी जो स्टेटमेंट है उसके बकौल कुलभूषण जाधव का कहना है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करना चाहता, वो जो मर्सी पिटीशन का मामला है उसको परसू करना चाहता है। और आपको मालूम है कि मर्सी पिटीशन जो है वो इस वक्त उसकी आर्मी चीफ के पास पड़ी है। अगर आर्मी चीफ उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर कुलभूषण जाधव के पास 90 दिन है कि वो प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन दायर करे। लेकिन अभी तो चूंकि ये रिव्यू पिटीशन का मामला मेरे ख्याल में चलेगा आगे, और अभी ये कितना तूल पकड़ता है वी डू नॉट नो। लेकिन बासी साहब, ये इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेट कर रहा है, कल से ये प्रोपेगेट कर रहा है कि पाकिस्तान, इसके SOPs तैयार हो गए थे और पाकिस्तान ने अलाउ किया था कि जो इंडियन एम्बेसी के जो सफारतकार होंगे या एहलकार होंगे उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ कि जी इनको कोई सारी चीज़ें एक्सेस दी जाएंगी, कि वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ऑडियो वीडियोज़ नहीं होंगी। और लेकिन आखिरी टाइम पे आके इन चीज़ों को हमने वायलेट किया। तो जब पहले SOPs तैयार हो चुके थे तो फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, अगर SOPs तैयार हो चुके थे तो फिर तो ये वतन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद उसमें भी कुछ सुकम रह गए, कुछ हम सही मानों में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाए कि क्या प्रोटोकॉल ऑब्जर्व हम करेंगे कौंसल एक्सेस के दरमियान।
तो इस वजह से भारत ने बहरहाल वो मीटिंग करने से इनकार कर दिया। शायद वो देखिए पाकिस्तान पे प्रेशर भी बिल्ड रखना चाहते हैं। देखिए भारत की स्ट्रेटजी है क्या? भारत की स्ट्रेटजी ये है कि इस मुकदमे को जिस कदर तूल दे सकता है वो दे। उसमें क्योंकि वो कश्मीर से आपकी तवज्जो हटाना चाहता है, दुनिया का फोकस इस पे रखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से शुरू में ही इस मामले में बहुत सी गलतियां हुई हैं कुलभूषण जाधव के मामले में, जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है। हमारे वज़ीर आज़म साहब UNGA जाते हैं, अपनी तकरीर में कुलभूषण जाधव का जिक्र नहीं करते। नवाज शरीफ साहब उस ज़माने में थे। उसके बाद जो हमारे उस वक्त के एडवाइज़र थे सरताज अजीज़ साहब, वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि जो हमने डॉसियर दिया है UN में उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो हमने पहले से अपना मौक़िफ़ इस कदर कमज़ोर कर दिया मेरे ख्याल में कि उसके बाद और फिर हमने इतना तूल दे दिया इस सारे प्रोसेस को। देखिए मार्च में इसको हम अरेस्ट करते हैं 2016 में, और कहीं जाकर 1 साल के वक़्फ़े के बाद 10 अप्रैल को हम वर्डिक्ट सुनाते हैं 2017 में। उसके बाद मर्सी पटिशन आप दे लीजिए कि उसमें भी 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, अभी तक हमने फैसला नहीं किया। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे यहाँ देखिए बड़े अरसे के बाद एक बहुत बड़ी मछली हमारे हाथ लगी थी। इसमें तो कतन किसी को शक नहीं है कि भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, कराची में प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, CPEC के हवाले से, BRI के हवाले से, इसमें तो कतन कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमने सारे केस को हैंडल किया है, कुछ खराबियाँ हम में भी रह गई थी, जिसकी वजह से भारत को ये मौका मिला कि उसने हमें बासित साहब एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई इस तरह का कोई चीज़ होती है, तो अगर इंडिया में कोई एक फुलझड़ी भी फट जाए तो वो पाकिस्तान पे बड़े सख्त चार्जेस लगाता है, सारी दुनिया में प्रोपेगेट करता है, बड़ा सख्त स्टांस लेता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपोलोजेटिक रहता है, हम हमेशा डिप्लोमेसी का शिकार हो जाते हैं। तो इस पर हम वाज़ेह स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या वजह है कि हम डिप्लोमेसी का शिकार हो जाते हैं हर दफ़ा? नहीं, मेरा देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके उस वक्त के जो एडवाइज़र हैं वही पार्लियामेंट में अगर आकर कहेंगे कि हमारे पास कोई ख़ास एविडेंस नहीं है, तो फिर आपको अपोलोजेटिक तो होना ही पड़ता है। जब आपके अपने वकला ICJ में खुद ये जो प्रपोजल थी ये पाकिस्तान की तरफ से आई थी, इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, अगर आप पूरी जजमेंट पढ़ें 17 जुलाई 2019 की, तो ये प्रपोजल पाकिस्तान ने खुद पेश की थी। हालांकि हमारा फोकस कानूनी एतबार से सिर्फ और सिर्फ मर्सी पटिशन तक रहना चाहिए था, क्योंकि एपेलेट मिलिट्री कोर्ट ने तो पहले ही उसकी अपील रद्द कर दी थी। तो हम खुद ही अपने आप को इस सारे मामले में हमने इसको बहुत मुश्किल बना दिया अपने लिए। अभी भी देखिए वक्त है, मेरा अपना ख्याल ये है कि कौंसलर जो एक्सेस कल हो गई थी, उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत बम्बास्टिक किस्म की ट्वीट की कि भाग गए, ये हो गया वो हो गया, और फिर आज आप दोबारा कौंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गए हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल के बगैर देने को तैयार हो गए हैं। अगर ये काम पहले कर लेते तो शायद दुनिया में एक वक़ार के साथ हम इस मामले को आगे चलते। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा भारत से और इस पूरे जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि पाकिस्तान को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं उसको रिव्यू करें। इख्तियार पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत हमें कंडीशंस लगा रहा है। ICJ के जजमेंट में कहीं भी इसकी सूरत हाल नहीं है। ये भारत का हमेशा से वतीरा रहा है कि ICJ खुद गया, लेकिन उनकी जजमेंट पे क्या भारत दोबारा इस तरह का कोई बहाना बनाकर ICJ जा सकता है? पहले तो उसने कहा रिहाई दी जाए, रिहाई तो नहीं हो सकी। उसने कहा ये केस सारा खत्म किया जाए, केस खत्म नहीं हो सका, उसकी सजा वही बरकरार रही और हमारे जुडिशियल सिस्टम पर ट्रस्ट शो किया ICJ ने। तो सिर्फ ये कौंसल एक्सेस की बात हुई और कहा कि इसको दोबारा देख लें, बस इतना ये बात हुई। तो क्या दोबारा ICJ आ सकता है भारत? नहीं, देखिए बात यही है ना कि हमने वो तो ICJ की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। जो कौंसल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन कौंसल रिलेशंस 1963, उसमें ICJ की जुरिसडिक्शन ही नहीं है। वो सिर्फ कन्वेंशन जो आर्टिकल 36(1)B है उसके तहत इस सारी चीज़ को देख रहे थे। तो उनके इख्तियार से बाहर था कि वो इस केस के बारे में या इसके मेरिट या डीमेरिट्स के बारे में कुछ फैसला देते। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर भारत मंजूर कर लेता है कि एक अभी देखिए अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है, अगली जो कौंसल एक्सेस जो भी होती है उसको खुदारा सही तरीके से हैंडल करें।
ये जो इमेच्योरली हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, बाद में यही हमारे लिए मुश्किल का सबब बनती हैं और फिर हमारा केस भी आलमी बरादरी में कमज़ोर हो जाता है इन चीज़ों से। तो खुदारा, और साथ साथ मेरी दरख्वास्त ये भी है हुकूमत वक्त से कि जो मर्सी पटिशन का प्रोसेस है उसको तेज करें। मेरे हिसाब से तो हमें इसको 3 साल पहले हैंग कर देना चाहिए था इस बंदे को। अगर हैंग नहीं भी कर सकते तो कम अज कम इसकी जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको उम्र कैद की सजा में तब्दील करके उसको बंद कर देना चाहिए था। लेकिन हमने अपनी जो कमजोरियां हमारी अंदर लेकिन बासित साहब, एक चीज, एक तरफ भारत कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद कर रहा है, वहाँ पर जुल्म सितम का पहाड़ उन्होंने ढाया हुआ है। दूसरी तरफ हम उनको कौंसलर एक्सेसेस दी जा रहे हैं। उनके वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, हम उनको कौंसलर एक्सेस में नरमियाँ दे रहे हैं। तो इसका कश्मीरियों पे के लिए क्या मैसेज जाएगा जब हम इस तरह से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, इस तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं? देखिए, कश्मीर का जहाँ तक मामला है वो तो 5 अगस्त के बाद जो भी हमारी सफारतकारी रही है हम सबको मालूम है, उस पर हम क्या बहस करें। कश्मीरियों में वाकई एक डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन जहाँ तक जादिफ का ताल्लुक है, मैं मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि भारत की स्ट्रैटेजी यही है कि इसको तवालत दे सारे केस को, ताकि फोकस उस पर रहे और कश्मीर पे फोकस ना जाए। और पाकिस्तान चूँकि हम मुसलसल गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं इस केस को हैंडल करने में, तो इसलिए भारत को मौका मिल गया है कि वो इसको मज़ीद उछाले। और अगर ये दोबारा ICJ भी जा सकते हैं। अगर ये भी आप याद रखिए कि अगर ये कौंसल एक्सेस का मामला, चूँकि असल मसला जो है वो कौंसल एक्सेस की इफेक्टिवनेस का है, अगर कौंसल एक्सेस भारत नहीं जाता तो वो दोबारा केस ले जा सकता है ICJ में। उनको तो एक मौका मिल गया है कि वो पाकिस्तान को जो है पूरी दुनिया में बताएं कि जो हमने बाबेला मचाया दहशतगर्दी का, कुलभूषण जाधव को पकड़ने का, उसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। और फिर चूँकि हम खुद भी अपने नैरेटिव को वीक करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, तो भारत को पूरा मौका मिल जाता है बदकिस्मती के साथ। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ, शुक्र है कि वो नाकाम हुआ, अंदर तक नहीं जा सके दहशतगर्द। इससे पहले ही बहुत से वो UN तक भी गया, सिक्योरिटी काउंसिल तक, और उसको कंडेम किया गया। आपको लगता है कि अब ये वाक़यात रुक सकेंगे? चाबहार से जिस तरह भारत आउट हो रहा है, चीन और ईरान के दरमियान जो माहिदा होने जा रहा है, उसके बाद ये जो हमारे बलूचिस्तान में अभी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, कुलभूषण जिस लिए इस्तेमाल हुआ, वो रुक सकेंगे? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, हमारे खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। एक तरफ तो देखिए स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीन का जो BRI इनिशिएटिव है, जिसका CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो किस तौर पे कामयाब हो। यहाँ पे तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। दूसरी तरफ भारत ये भी नहीं चाहता कि उसके ताल्लुकात चीन के साथ इस तरह ज़्यादा टेंशन में आ जाएं, रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, जिसकी वजह से पूरे, क्योंकि देखिए अगर भारत ने अपने ग्लोबल एस्पिरेशंस को अचीव करना है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, न्यूक्लियर सप्लायर बोर्ड का मेंबर बनना है, तो उसको चीन और रशिया की तो हिमायत चाहिए। तो ये पूरे ग्लोबल, और ईरान के साथ जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि हमें जल्द में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए। अभी खेल बहुत मुश्किल होने वाला है। ये अभी इस जिस तरह से हमने हैंडल किया कुलभूषण का मामला, इससे बेहतर यकीनन तौर पर था। फिर कोई अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसे एक दहशतगर्द हमने पकड़ा है, उसको जल्द सजा की तरफ जाना चाहिए। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या वाकई दो नहीं एक पाकिस्तान है। अब पता चला। अब पता चला। के इलेक्ट्रिक का मामला सबके सामने है। हर किसी ने कोशिश कर ली, लेकिन लोड शेडिंग रुक नहीं रही। और के इलेक्ट्रिक का अब ये भी बयान है कि जब बारिश होगी तो जाने बचाने के लिए हमें तो फिर बिजली बंद करनी पड़ेगी। बहरहाल उमर अयूब साहब से पूछा गया, वज़ीर तवानाई है, उन्होंने सेनेट में तहरीर जवाब भी जमा करवाया है। उन्होंने तो कमाल ही कर दी। उन्होंने कहा कहीं लोड शेडिंग हो ही नहीं रही, कहीं कमी है ही नहीं। गुज़श्ता दौर में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की रही थी मैक्सिमम। अब इस वक्त हम 23,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जितनी बिजली की तलब है या ज़रूरत है उसके मुताबिक बिजली पैदा की जा रही है, लिहाजा कहीं लोड शेडिंग की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक की बात है, उन्होंने कहा जी प्राइवेट एक कंपनी है, हम क्या करें, और जितनी उनसे मुआहदे के तहत हमने उनको गैस देनी थी उससे ज़्यादा गैस उनको दे रहे हैं।
उनका सिस्टम पुराना है, वो अब नई बिजली को उठा ही नहीं सकता, जबकि उनकी तलब जो है ज़रूरत है 3400 मेगावाट है। सिर्फ कराची शहर की बात हो रही है। और अब उन्होंने अगले साल पर डाल दिया है कि LNG का प्लांट अगले साल आएगा जिसमें से इलेक्ट्रिक को भी बिजली दी जाएगी। तो अब ये अगले साल तक तो फिर कराची के लोग जो है ना सब्र ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह हमने शुरू में बात की थी आटे के बहरान की, तो हुकूमत की तरफ से शहजाद अकबर साहब मामले खुसूसियाँ बराए एहतसाब उन्होंने कहा 860 का थैला मिल रहा है। उनको मेरा ख्याल है मिल रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो थैला बाबड़ों को। उसामा साहब बाकी लोगों को भी वहीं से दिलवा दें। यही चीज़ हमेशा पिछली जो गवर्नमेंट थी जो नाकाम हुई उनसे सबक सीखना चाहिए। उस वक्त भी मिनिस्टर इसी तरह के बयान दिया करते थे कि जनाब अगर दाल महंगी हो गई तो मुर्गी खा लें, और अगर घी नहीं मिल रहा तो घी के बगैर खाना खा लें, टमाटर नहीं मिलते तो टमाटर के बगैर दही डाल लें। तो सर अभी आप देखें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर तवानाई हैं, वो असद उमर साहब, वो ये कह रहे हैं, उमर अयूब साहब सॉरी, वो ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल उमर अयूब साहब, आपकी तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, आपको आपके घर में आपके बच्चों को आपके रिलेटिव्स को तो बिजली मिल रही है। आप जहाँ जा रहे हैं आपके घर पर भी बिजली है, आपके ऑफिस में भी बिजली है, तो आपको तो लोड शेडिंग फील नहीं हो रही। तो और सेकेंडली अभी आपने कहा कि जो एहतसाब के हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि यहाँ पर आटा 860 रुपये का मिल रहा है। अल्लाह जाने इनको कहाँ से 860 रुपये का मिल रहा है। मेरे साथ आए, लाहौर का चक्कर लगाएं, मुझे सारे जितने लाहौर के स्टोर्स हैं वहाँ पर चले जाएं। लाहौर में, पूरे लाहौर में अगर आटे का एक रेट भी निकला है तो मुझे पकड़ लीजिएगा, और 1000 रुपये से सस्ता आटा अगर कहीं से भी मिल गया तो फिर भी मुझे पकड़ लीजिएगा। हर जगह पे अपना अपना रेट है, और 1040 से लेके 1100 1150 तक आटा मिल रहा है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना हुक्मरानों की, वो अवाम में मज़ीद मायूसी पैदा करती हैं कि बजाय आप हमारे मसाइल हल करने के आप हमारे जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। मगर अजीब ये बेशर्मी है कि एक तरफ तो ये कि ये मसाइल हल करें तो वो तो हो नहीं रहे, ऊपर से आप डिटाई के साथ एक चीज़ उमर अयूब साहब ने एक्सेप्ट की है, टैक्स जितना लिया जा रहा है पेट्रोल पर, फी लीटर 47 रुपये 86 पैसे फी लीटर पेट्रोल पर टैक्स दिया जा रहा है, और डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे। तो ये उन्होंने अच्छा किया, कम से कम जो बात साफ है वो मान ली है। इतना टैक्स, यानी तकरीबन हम कह लें कि आधा तो टैक्स है, जितने का इस वक्त पेट्रोल है उसमें आधा टैक्स की मद में जा रहा है। लेकिन उसका जवाब उन्होंने बड़ा खूब दिया, उन्होंने कहा जी ये फिर बिजली भी नहीं आ सकती, सेनेट की भी टैक्स नहीं लेंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत 2-2.5 साल में अमीर से टैक्स नहीं ले सकी, जहाँ से टैक्स लेना चाहिए था वहाँ से टैक्स लेने में नाकाम रही है। बस ये है कि सबसे ही ले लो, गरीब आदमी भी है जो भी है सबसे टैक्स कलेक्ट करते रहो। अभी तो बिजली महंगी हो रही है, अभी तो उस पर सब्सिडी खत्म। उसामा साहब, मैंने फेडरल गवर्नमेंट में जो तगड़े ब्यूरोक्रेट्स थे मेरी उनसे भी बात हुई, जो मिनिस्टर थे मेरी उनसे भी कई दफ़ा बात हुई है। इस ये गवर्नमेंट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजह है कि ये कार्टेल के सामने बेबस क्यों हो जाती है, ये तगड़े लोगों के सामने बेबस क्यों हो जाती है। वो इमरान खान जो कहा करते थे कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक होगा, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, वो अब इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं। अभी तक जो चीज़ मेरी समझ में आई है, जो चीज़ उन्होंने मुझे कन्वे की है कि इमरान खान साहब जब तक अपने अनइलेक्टेड मशीरों पर रिलाय करते रहेंगे, उन पर इन्हिसार करते रहेंगे, वो तमाम मशीरान जो हैं, ताकतवर मशीरान जो हैं, वो किसी न किसी कार्टेल का हिस्सा हैं और उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर कैबिनेट में कर रहे हैं। तो वो इमरान खान बेबस रहेंगे। इमरान खान साहब को सबसे पहले ये चाहिए कि वो सारे ये जो मशीर हैं, जो कोई शुगर माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई तेल माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई बिजली के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई आटा के माफिया को सपोर्ट कर रहा है, इनसे जान छुड़ाएं। मगर महलात में क्या होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है आप उसको मान के, सच मान के उस पर आप सेटिस्फाई होके घर चले जाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है उसामा साहब कि इमरान खान साहब पर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, उनकी दौलत लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उनके मशीरान है। वो मशीरान जो कार्टेल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
कार्टल्स के को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अभी वो तो इमरान खान को उन्होंने बेबस किया हुआ है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह तक कह दिया कि जी तेज किया जाए दरामद को गंदम की, और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि आपने गंदम जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी क्यों नहीं परचेज कर सके, मार्केट से क्यों नहीं ले सके, लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है कोई टैक्स कोई कुछ नहीं, जल्दी से बाहर से गंदम होनी चाहिए यार। ये मेरा मतलब है प्लानिंग फिर कहाँ है? मेरी बात सुने, आपको पता है आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, पेट्रोल सस्ता होता है तो कंप्लीटली शॉर्टेज हो जाती है, पूरे मुल्क में मिलता कोई नहीं है। के इलेक्ट्रिक का ये हाल है कि वो कराची को बिजली नहीं दे पा रही, और अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं असेंबली के अंदर इब्राज ग्रुप के और वही कार्टल माफिया के जो लिंक्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तकारीर किया जाएगा। हुकूमत में बेबसी क्यों है? हुकूमत बेबस नहीं होती है, हुकूमत स्टेटमेंट्स नहीं देती, हुकूमत एक्शन करती है, एक्शन लेती है, कार्टल्स को तोड़ती है। अगर इतनी बेबस गवर्नमेंट है तो फिर तो अवाम के अंदर मजीद मायूसी पैदा हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जो माफियाज हैं वो धड़ाधड़ कमाई जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है उसामा साहब कि अगर चीनी आज भी 85 रुपए किलो है, कितने अफसोस की बात है कि इसका मतलब ये है कि ये जो मशीर हैं, ये जो आज बंदा कह रहा है कि जनाब आटा जो है 860 रुपए किलो मिल रहा है, वो तो अव्वल तो वो खुद कहीं से आटा खरीदता ही नहीं है, और दूसरा वो यही रिपोर्ट इमरान खान साहब को दे रहा है कि जी आटा तो पाकिस्तान में 860 रुपए मिल रहा है। आप एक आम आदमी से जाके पूछें, अभी किसी स्टोर से फोन करें, मेरे तक गाड़ी में बैठ के एक सर्वे करवा लें, मुझे दिखाएं कि कहाँ पर आटा 860 रुपए मिल रहा है। इमरान खान साहब कई दफा निकलते हैं, मेरा ख्याल है वो तरह जाकर कर पता कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये बैरिस्टर साहब से पूछना चाहिए कि तुमने किधर से ये परचेज कर लिया, तो वरना बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं अगर आटा सस्ता मिल रहा है तो। प्रोग्राम देखना बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।